वेलकम स्टूडेंट। तो बॉन्डिंग की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में आपको दिया था कि क्यों एमओटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वीबीटी और वीएसीपीआर थ्योरी जो है आपके काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है मॉलिक्यूल्स की जो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जैसे कि डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एक्सप्लेन नहीं होता है वीबीटी वीएसीपीआर से। सिमिलरली कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे वो बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वगैरह के बारे में नहीं बता पाती है। ठीक है। साथ ही साथ इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ भी नहीं बता पाती। तो वो सारे चीज़ें हमें एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो एमओटी थ्योरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये कहती क्या है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी। ठीक है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए, जो ये मोलिक्यूल्स बनते हैं आपके एटम से, ठीक है, एटम से मिलकर मोलिक्यूल बनते हैं। ये सभी बेसिक्स हम 9 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि ये जो इसका ऑर्बिटल है और इस वाले एटम का जो ऑर्बिटल है, ये दोनों मिलकर के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। ये देखिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म किए इन दोनों ने मिल करके इस तरीके से। अब ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। देखिए, ये जो आपके जैसे एटॉमिक कंजर्वेशन होता है कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही एटम्स आपके क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट की साइड होने चाहिए। वैसे ही ऑर्बिटल्स भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। देखिए, दो ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन हुए तो बनने भी कितने चाहिए, दो ही बनने चाहिए। ठीक है। तो अब वो दो कौन से बनते हैं, एक बनता है आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एक बनता है बॉन्डिंग, दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग है, ये आपके लोअर एनर्जी का होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाला आपके हायर एनर्जी का होता है। एंटी बॉन्डिंग वाले को जनरली हम इस तरीके से स्टार लगा के शो करेंगे, और बॉन्डिंग वाले को हम नॉर्मल बिना स्टार के शो करेंगे। स्टार नहीं लगेगा इसके अंदर, इसी तरीके से शो करेंगे ओनली सिग्मा 1s, और इसको सिग्मा स्टार 1s इस तरीके से शो किया जाएगा। ओके। तो चलिए देखिए, अब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब एस आपके कंबाइन होंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल लाइक सिग्मा हम बोलेंगे उसको। पी आपके जब कंबाइन होंगे तो हम जनरली उसको पाई बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से डी, डेल्टा और एफ वगैरह तक तो हमारे सिलेबस से बाहर है। ओके। चलिए, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, उससे मोलिकुलर ऑर्बिटल बने। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको याद रह जाएगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने हैं, और वो किससे बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे। ठीक है। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, कंबाइन होंगे, उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। तो और हमेशा जब भी फॉर्म होंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फॉर्म में ही वो बनेंगे आपके। ठीक है। और देखते हैं, देखिए, तो आपके दो तरीके के मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जिसमें से बॉन्डिंग आपका लेस एनर्जी का था, जो कि ज़्यादा स्टेबल बनाएगा कंपाउंड को, इसमें जब इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके तो। और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो काफ़ी हाई एनर्जी के होंगे, और जब भी एनर्जी हाई होती है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। आपकी खुद की अगर एनर्जी लेस हो तो आप चुपचाप बैठे रहोगे, स्टेबल होगे। ठीक है। लेकिन ज़्यादा एनर्जी आएगी जितनी, उतनी ही ज़्यादा उछल कूद मचाओगे और कम स्टेबल होके बैठे रहोगे, है ना। तो बस इधर भी ऐसा ही है, सेम तुम्हारी तरह ही है। ठीक है। चलिए, अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा। आपके जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा होता है, जैसा कि आपने सिंपल वेव देखी होगी इस तरीके से। ठीक है। अगर इसका ये प्लस से प्लस और ये जो माइनस है, ऐसी की ऐसी वेव एक और आए इसके पास। ठीक है। और प्लस से प्लस कंबाइन हो और माइनस से माइनस कंबाइन हो, तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो ऐसे वालों को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि आपके वेव फॉर्म में ही माने गए हैं ये सारे ऑर्बिटल्स वगैरह। तो जब कंस्ट्रक्टिव इस तरह का इंटरफेरेंस ऑर्बिटल्स के साथ होता है तो उससे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा होगा, जैसे कि यहाँ अगर ये प्लस है, ठीक है, ये अगर ये प्लस वाला है और ये अगर
माइनस वाले से मिल जाए, इस तरीके से इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो देखिए कैसा होगा, इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर सा हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इससे आपके फॉर्म होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ध्यान रहे ऑर्बिटल्स वगैरह भी आपके कौन से फॉर्म में माने गए हैं, वेव फॉर्म में ही माने गए हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ध्यान दिया हो अगर तो पता होगा। नेक्स्ट, electrons in bonding molecular orbital attract each other due to which energy lowers and hence stability increases। ठीक है, क्यों इंक्रीज होती है, देखिए मैंने बताया था जब अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ते हैं तभी आपके कोई ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनेगा उन दोनों के बीच में तो एनर्जी कुछ रिलीज करके ही वो बॉन्ड बनाएंगे, और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में होंगे तो वो आपस में रिपल करेंगे एक दूसरे को, जिससे कि एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी, तो एनर्जी उल्टी बढ़ जाएगी उनके रिपल्शन के चलते, कुश्ती लड़ेंगे आपस में एक दूसरे से, तो उस वजह से क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल हैंस मोस्ट स्टेबल, वही चीज़ है, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये मेजर डिफरेंस समझ में आया कि बीएमओ आपके किन से बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, जबकि एबीएमओ किससे बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और ये इंटरफेरेंस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम से जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन होते हैं आपको, जैसे लाइक फर्स्ट जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो उनसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, अब उसमें बॉन्डिंग भी बना, एंटी बॉन्डिंग भी बना, फिर दूसरे वाले भी मिले तो उनसे भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बने, तो ये 1s फिर 2s की एनर्जी और ज़्यादा, इस तरीके से ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर डायग्राम चलते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए जब पी वाले भी आ जाएंगे तो इस तरीके से पी वाले भी आपके जैसे 3 मिले, ये 3 मिले तो 3 3 से 6 बनने चाहिए, तो इस तरीके से 6 बनेंगे हमारे। अब उसमें से ये पाई पाई वाले होंगे, ये अगेन सिग्मा वाला होगा, है ना, इस तरीके से चलेगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ये जब लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन हो तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, और यही अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये पाई सिग्मा का जो है ना, ये इंटरचेंज हो जाएगा। देखिए सिग्मा पाई पाई सिग्मा हो गया, पहले क्या था देखिए वापस, पाई सिग्मा था, अभी क्या हो गया है, सिग्मा पाई पाई सिग्मा हो गया है। ठीक है, तो हमें इन सब में नहीं पढ़ना जेई के अंदर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्ज़ाम में कि हमने ये सब बनाए और इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालें, हमें इतना टाइम नहीं होता है। हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना है, ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं सामने, इन्हीं से वो डायग्राम बनाते। देखिए आपने देखा था सिग्मा 1s सबसे नीचे था, फिर सिग्मा स्टार 1s उससे ऊपर, फिर सिग्मा 2s उससे भी ऊपर, फिर ये उसके भी ऊपर, इसी तरीके से फिर आपको जो अगला बताया था उसमें सिग्मा पाई आ रहे थे, है ना। तो ये दो होते हैं तो इसमें पाई भी दो हैं, देखिए आपके इस तरीके से। ओके, तो ये ऑर्डर फॉलो करना होता है हमें। और जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखिए यहाँ पे इंटरचेंज हो जाया करता था, इस जगह पे इंटरचेंज हो जाया करता था, ये देखिए इंटरचेंज हो गया, ये सिग्मा पहले आ गया इससे। इसका क्या मतलब होता है, इस सिग्मा 2p की 2p z जो है इसकी एनर्जी इस पाई वाले से ज़्यादा है, इस ऑर्डर का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि पाई ऑर्बिटल्स जो हैं आपके उनकी एनर्जी सिग्मा 2p z से ज़्यादा है। ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमारा वो 1s 2s 2p 3s 3p वाला होता था ऑर्डर, उसी तरीके से ये है। और जैसे उसमें हुंस रूल वगैरह को फॉलो किया जाता था तीनों रूल को, इसमें भी वो तीनों रूल्स फॉलो होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब ध्यान बात ये रखनी है कि ये जो आपके सिग्मा वाले हैं ना, देखिए सिग्मा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे ये 2 2 फिल होंगे, मैक्सिमम 2 2 फिल हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और पाई वाले में कैसे फिल होगा, देखिए इसमें 2 डिब्बे बने हुए थे आपके इस तरीके से, 2 बॉक्सेस थे। ठीक है, तो हम कैसे भरते थे, पहले सिंगल सिंगल भरते थे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करते थे उनकी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले एक एक भरोगे, अगर 3 करने हैं तो पहले एक एक भर के फिर दूसरा भी भरोगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 फिल करना है आपको। ओके, ध्यान रखिएगा बस इस बात का पाई वालों में, बाकी सिग्मा में 2 2 फिल हो सकते हैं। ठीक है, वो हम जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी पता चल जाएगा। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। ठीक है,
बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। कुल मिला के डिफरेंस है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में मौजूद है उनका डिफरेंस बाय 2। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन भी होती है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या क्या बताएगा? देखिए, बॉन्ड ऑर्डर हमें बताएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ओके। और अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आता है या उससे भी कम आता है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होंगे। ऐसे भी पता लगाया जाता है कि कोई कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी कहते हैं कि फ्रैक्शनल जब आता है तो भी अनस्टेबल माने जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है केस। फ्रैक्शनल आता है मतलब थोड़े कम स्टेबल ज़रूर हैं वो, लेकिन अनस्टेबल नहीं होते, ध्यान रखना। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में आ जाए कभी तो वो अनस्टेबल नहीं है कंप्लीटली, थोड़े कम स्टेबल कहे जाते हैं जेई की दुनिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपको उस ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपको बड़ा सा ऑर्डर, एक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं वैसे इसको, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल ऑर्डर, ये जो बताया है इसमें भी फिल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास, ताकि आपका टाइम और सेव हो जाए। देखिए, हमें कैसे करना है। जब 14 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल है तो उसका होता है 3। अब आप जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे तो ये 0.5 से कम होता जाएगा, देखिए। और जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज़ करते जाओगे ये 0.5 से डिक्रीज़ होता जाएगा अगेन। तो देखिए, ऊपर जाते वक्त भी डिक्रीज़ हो रहा है 0.5 से, और नीचे जाते वक्त भी डिक्रीज़ हो रहा है, और जनरली इन्हीं का पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक जितने भी आए हैं लगभग लगभग इससे इसी रेंज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे। इस साल भी आया है, अभी सितंबर वाले अटेम्प्ट में इसी पे ही आया था, 15-16 की लाइन में ही था वो भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 14 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, और उसके ऊपर जैसे ही जाओगे एक एक कम करते हुए तो 0.5 कम कर देना है, तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा आपके पास। जैसे आपके 14 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? N2 में। ठीक है, अब जैसे लाइक कर दिया N2 प्लस, अगर बाई चांस बन जाए एक कंपाउंड, ठीक है, और एक कर लिया जैसे N2 माइनस। ओके, जब इनका बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने को आएगा तो आपको क्या कर लेना है, इनके इलेक्ट्रॉन्स गिन लेने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एन में, तो 2 में कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 14 का कितना होता है? 3 होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी 13 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर किससे कम हो जाएगा? 0.5 से कम हो जाएगा, यानी 2.5 बच जाएगा आपके पास। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया है तो 15 हो गए हैं, यानी आपके यहाँ पे वापस 0.5 से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है। और देखेंगे, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं आज। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे कि देखिए B2, बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, 2 B2 है यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और 10 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? देखिए, 0.5 कम करते हुए जब आओगे आप तो 2 कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यानी 3 की बजाय 1 रह जाएगा। ठीक है, N2 में अभी अभी बताया आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स का 3 होता है। O2 16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, यानी 0.5 1 कम हो जाएगा, है ना। सिंपल सा ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। देखिए, 16 पे कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, 0.5 कम होते हुए, और 10 पे कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, 0.5 कम होते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकाल लेना है, बहुत इजीली निकल आएगा। ना तो इन कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना इन एनर्जी डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत आसानी से और बहुत फास्ट और बहुत करेक्टली, ठीक है, सटीक एकदम बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। सिमिलरली सभी में निकालना है इलेक्ट्रॉन काउंट करके। अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी अच्छी, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी, तो स्टेबिलिटी भी अच्छी, और बॉन्ड लेंथ उल्टा। ठीक है, देखिए, ज़्यादा आपके डिस्टेंस पे होंगे अगर एटम्स, तो इनके बीच में अट्रैक्शन उतना नहीं होगा, बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो यह आसानी से निकल जाएगा बाहर, तो स्टेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो जनरली सिंगल बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड बनता है,
और बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो आपके ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और जब बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है तो चांसेस रहते हैं कि उसमें लोन पेयर्स आए। क्या है उसमें? लोन पेयर्स आए। क्लियर है? तो इसलिए वो कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अनस्टेबल है। क्लियर है ना? वो कम स्टेबल हो सकता है रिपल्शंस वगैरह की वजह से, लेकिन वो अनस्टेबल नहीं होता फ्रैक्शन। जब तक बॉन्ड ऑर्डर आपका जीरो ना आ जाए या उससे कम ना आ जाए तब तक वो स्टेबल है। खाली इस पे ही अनस्टेबल होता है या फिर इससे कम पे होता है। ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा पे वो स्टेबल ही माना जाएगा। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन स्टेबल होगा। ठीक है? नेक्स्ट स्टेबिलिटी की और बात करते हैं। इफ़ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू कंपाउंड्स आर सेम दे चेक फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जैसे कि देखिए हमने अभी अभी जब वो N2 का निकाला था तो कितना आया था हमारे पास? 3 आया था। ठीक है? N2 प्लस का जब निकाला था तो 2.5 आया था, एंड N2 माइनस का जब निकाला था तो भी 2.5 आया था हमारे पास। ठीक, अब चलिए हमने ये तो बता दिया कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी होगी, अपने N2 की होगी। लेकिन इससे कम वाला का अगर करना हो, कम वाला, तो अब इन दोनों का तो सेम आ गया, तो इन दोनों को कैसे करेंगे हम? ठीक है, इन दोनों को अब कैसे करें? तो उसके लिए क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अगर एंटी बॉन्डिंग में जिसके ज़्यादा आ रहे होंगे वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी ज़्यादा होती है। वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तो कम स्टेबल होंगे उसकी वजह से। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमें इस जगह पे बस खाली वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे। जैसे एक करके बताऊँ अगर आपको, जैसे कि N2 प्लस का अगर करें तो देखिए वो क्या आ रहा था हमारा कॉन्फ़िगरेशन, वहीं पे चल के उसमें फिल कर देते हैं। देखिए N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे। और N2 माइनस में आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। देखिए 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 2 यहाँ पे, ठीक है, फिर अगेन 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अभी भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। तो पहले एक एक यहाँ फिल होगा, फिर दो दो यहाँ फिल हो जाएंगे। ओके, तो कितने हो गए? ये 12 हो गए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है तो यहाँ आ जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन। अब 15 वाले का फिल करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा किसका फिल हो गया? देखिए 13 वाले का। अब 15 वाले का फिल करते हैं तो अगेन ये 2 2 2, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे पहले एक एक फिर दो दो, तो यहाँ पे अब इनको मिला के कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और अब कितना बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? एंटी बॉन्डिंग वाले में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग वाले। देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका? बॉन्डिंग वाले में। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एंटी बॉन्डिंग वाले में। तो कौन ज़्यादा अनस्टेबल होगा? एंटी बॉन्डिंग वाला, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वाला, जो कि कौन था? N2 माइनस। और ये कौन था? N2 प्लस। तो N2 प्लस N2 माइनस के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, जबकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया जाता है। और पाई वाले में हमेशा ध्यान रखना है, पहले सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग करवानी है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब देखिए एक और ट्रिक है आपके पास। ये हो गया हमारा, इसका निकाल लिया हमने। अब देखिए एक और ट्रिक आती है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक देखने के लिए। वैसे तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक भी कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही देखा जाता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है लास्ट में तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और कॉन्फ़िगरेशन में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं लास्ट में तो वो डायमैग्नेटिक होगा। देखा तो ऐसे जाता है, लेकिन उसके लिए भी ट्रिक है कि अगर इवन नंबर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स गिनने के बाद इवन नंबर के हैं तो वो डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा। अगर वो ओड नंबर के हैं तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा, सिर्फ B2 और O2 की बजाय, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसको भी समझेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। ठीक है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी हम फिल करके देख लेंगे अभी कि ये पैरामैग्नेटिक कैसे हैं। बाकी आपको इन दोनों के अलावा कोई भी आए, इवन नंबर पे क्या होगा? वो डायमैग्नेटिक, और ओड नंबर पे क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिक।
जैसे कि अगर आपको बताना हो इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो B2 आपका 10 इलेक्ट्रॉन वाला है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, है ना। C2 आपका 14 कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 14 से 0.5 कम करते हुए आओ, ठीक है। इसका 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इसका अभी अभी निकाला था हमने, 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो 0.5 कम कर लो इसको। उसी टेबल को फॉलो करना है बस बॉन्ड ऑर्डर वाली को। तो ये तो आ गया हमारे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अब नेक्स्ट मैग्नेटिक बिहेवियर देखें अगर, तो B2 आपका एक्सेप्शन है, पैरामैग्नेटिक होता है। C2 अगेन इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और इसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये B2 और O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है इवन नंबर के होते हुए भी। तो अगेन चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन के पास, कॉन्फ़िगरेशन के पास चलते हैं अगेन। ये आ गए हम कॉन्फ़िगरेशन के पास, इसमें अगेन फिल करेंगे हम B2 के लिए। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला, क्योंकि 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 या 14 से कम होते हैं तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है। देखिए 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 8 हो गए। अब 10 के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं, तो यहाँ पहले 1 1 फिल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये पेयर्ड नहीं है, ये आपके इस तरीके से फिल किए हुए हैं, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्लियर है ये बात। चलिए ऐसे ही सिमिलरली हम O2 के लिए भी फिल करते हैं। O2 में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना पड़ेगा। देखिए अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2, ये 2, अगेन ये 2, कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे भी पहले 1 1 फिर 2 2, ये कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 अभी भी बचे हैं, ये अगेन एक एक इसमें आएंगे। अगेन देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस तरीके से VBT जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो MOT कर रही है आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए। क्लियर है। तो इसलिए B2 और O2 आपके क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेड होते हैं, ओके, इस वजह से। क्लियर है ये बात सभी को। तो इस तरीके से MOT की इंपॉर्टेंस अब सभी को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगेन इनमें भी वही सब निकालना है आपको। तो देखिए N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 14 पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है, तो 15 पे कितना होगा, 0.5 कम हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। O2 में 16 होते हैं तो और 0.5 कम कर लो, ठीक है। O2 प्लस, अगेन O2 प्लस में कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। O2 प्लस 2, 14 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 3 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। और रही बात पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालने की, तो इसमें देखिए आपके ओड इलेक्ट्रॉन्स है, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पैरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हुए लेकिन ये एक्सेप्शन आता है, तो ये भी पैरा है आपका। O2 का अभी अभी निकाल के बताया आपको। O2 प्लस अगेन पैरा है, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। O2 प्लस 2 इवन इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन से फिल करके भी आप देख सकते हो उसके अंदर। क्लियर है। ये सारे वैसे ही एग्जांपल्स हैं, इनको ट्राई करिएगा। जस्ट टेबल देखिए, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, ओड इवन देखिए और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकाल लीजिए। अब ये देखिए एग्जांपल, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा, ठीक है। तो आपको ये N2 प्लस यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, और ये माइनस इस जगह पे है, ठीक है। चलिए, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ गए इसके अंदर। अब देखिए 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, इसी का मैक्सिमम होता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा N2, ठीक है। इसके बाद हमने इसका भी निकाला था और इसका भी निकाला था, तो इसमें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आया था, जबकि इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर आया था। और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो कितना होगा, 2.5 होगा। लेकिन इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बॉन्डिंग के अंदर, जबकि इसके कहाँ आएगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर आएगा, ठीक। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, यानी N2 प्लस, उसके बाद N2
माइनस। तो इस तरीके से जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो हम किस पे जाते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको देखते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाता तो अपोजिट हो जाता, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एमओटी थ्योरी के। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते वक्त लेक्चर में देखेंगे। ठीक। तो ये थ्योरीज थी मेजर इस चैप्टर की, जिसमें मेजर थ्योरी क्या क्या आती है आपके, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर यानी ल्यूइस थ्योरी, ठीक है। उसके बाद वीबीटी थ्योरी, उसके बाद आपके हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो इसी का एक्सटेंशन है, और वापस वीएससीपीआर थ्योरी जो हाइब्रिडाइजेशन का ही एक्सटेंशन है एक तरह से, ठीक है। और देन आती है आपके एमओटी थ्योरी। ये इस चैप्टर की जान है ये सारी थ्योरीज। ओके। अब हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग और कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ वगैरह कंपेयर करना, डायपोल मोमेंट कंपेयर करना, सिर्फ वही बचता है। जो ये मेजर थ्योरीज थी वो इस चैप्टर की इस लेक्चर में कंप्लीट होती है। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो जैसे ही एक बार ये चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है तो 2-3 लेक्चर हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू गाइज।